नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र कुमार। आज हम लोग हिस्ट्री के अपने सिलेबस की सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब सिंधु सभ्यता समाप्त हुई ना, उसके बाद जो नई सभ्यता आई उसी को ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब सिंधु सभ्यता समाप्त हुई उसके बाद जो नई सभ्यता आई उसी को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और देखिए, इस सभ्यता के बारे में कहाँ से पता चलता है? वेदों से पता चलता है। और ये कहा जाता है कि इसी समय वेदों की रचना हुई, इसलिए इसे वैदिक काल यानी वेदों का काल कहा जाता है। ठीक है, और वैदिक शब्द जो है वो बना है आपका वेद से बना हुआ है। वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना हुआ है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जब समाप्त हुई उसके बाद जो नई सभ्यता आई उसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इस काल में वेदों की रचना हुई, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहा जाता है। और वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। देखिए, यहाँ के निवासी जो थे वो आर्य माने जाते हैं और उनके आगमन से ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। तो यहाँ के निवासी जो थे वो आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य बाहर से आए थे। ठीक है, और आर्य शब्द जो है उस समय भाषा सूचक शब्द था। ठीक है, जिसका अर्थ होता था श्रेष्ठ या कुलीन या उत्तम व्यक्ति। ठीक है, तो जो आर्य शब्द था वो भाषा सूचक था, उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति या उत्तम व्यक्ति। और जो आर्य थे ना, उनके निवास स्थान पर मतभेद है क्योंकि वो बाहर से आए थे। लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो मैक्स मुलर के विचारों से सहमत हैं कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया के निवासी थे मूल रूप से। ठीक है, वो मतलब मध्य एशिया के निवासी थे और वो ईरान से होते हुए 1500 बीसी में भारत आए। ठीक है, 1500 बीसी में भारत आए और भारत के कहाँ पर इंटर किया उन्होंने? पंजाब के क्षेत्र में इंटर किया। ठीक है, उन्होंने ही इस सभ्यता की नींव रखी। ठीक है, अब क्यों माना जाता है कि वो ईरान से आए? क्योंकि ईरान में एक ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता, उसकी कई बातें ऋग्वेद से मिलती है। मतलब ये लोग वहाँ भी रहे होंगे, तभी तो वहाँ के ईरानी ग्रंथ अवेस्ता की कई सारी बातें ऋग्वेद से मिलती हैं। तो देखिए, वैदिक संस्कृति क्या है? जब सिंधु सभ्यता समाप्त हुई उसके बाद जो नई सभ्यता स्टार्ट हुई उसी को वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय वेदों की रचना हुई। ठीक, वेदों की रचना हुई इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना हुआ है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, और यहाँ के जो निवासी हैं वो आर्य माने जाते हैं। आर्य कहाँ से आए थे? ये माने जाते हैं मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे और ये ईरान होते हुए भारत आए थे, भारत के पंजाब क्षेत्र में आए थे। ठीक है, और आर्य का मतलब जो है वो होता है, ये एक भाषा सूचक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति या फिर उत्तम व्यक्ति। ठीक है, और ये कब आए भारत के पंजाब क्षेत्र में? इन्होंने कब एंटर किया? ये 1500 बीसी में। ठीक है, इसलिए जो वैदिक सभ्यता का काल स्टार्ट होगा वो 1500 बीसी में होगा। और ईरान से क्यों आए माना जाता है? क्योंकि ईरानी ग्रंथ जो अवेस्ता है उसकी कई सारी बातें किससे मिलती हैं? हमारे ऋग्वेद से मिलती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो वैदिक जो काल है वो 1500 बीसी से 600 बीसी का माना जाता है। क्यों 1500 बीसी से स्टार्ट माना जाता है? क्योंकि आर्य जो थे वो 1500 बीसी में ही ईरान से हो करके पंजाब क्षेत्र में आए, इसलिए स्टार्टिंग जो है 1500 बीसी मानी जाती है। 1500 बीसी से 600 बीसी का काल जो है वैदिक काल का समय माना जाता है। ठीक है, और वैदिक काल को जो है दो पार्टों में बांटा गया है, दो काल में उनको सब डिवाइड किया गया है। मतलब जो वैदिक काल था उसको दो पार्टों में बांटा गया है। एक है प्रारंभिक वैदिक काल यानी शुरुआती वैदिक काल या आरंभिक वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड यानी शुरुआती वैदिक पीरियड, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो जो वैदिक काल था उसको दो पार्टों में बांटा जाता है। जो पहला काल था उसको कहा जाता है प्रारंभिक वैदिक काल या फिर आरंभिक वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल।
ठीक है। और इसका समय कब तक माना जाता है? 1500 BC से 1000 BC माना जाता है, ठीक है। और जो दूसरा डिवाइड था वो था उत्तर वैदिक काल, ठीक है। यानी प्रारंभिक वैदिक काल जब समाप्त हुआ उसके आगे का जो वैदिक काल था यानी उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। और इसका पीरियड कितना था? 1000 BC से 600 BC, ठीक है। तो देखिए क्या है, वैदिक काल जो है ना उसको दो पार्टों में बांटा गया है सुविधा की दृष्टि से, ठीक है। क्या क्या है? एक है प्रारंभिक या आरंभिक वैदिक काल, इसी को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। इसी को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और इसका समय कितना है? 1500 BC से 1000 BC तक, ठीक है। और इसके बाद वाला जो पीरियड था उसको क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल या फिर अंग्रेजी में कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। इसका समय कितना है? 1000 BC से 600 BC तक माना गया है, ठीक है। अभी इसको ऐसा क्यों माना गया है इसके बारे में अभी डिटेल से डिस्कशन होगा, तब तक थोड़ी और चीज़ें हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत का जो सर्वप्राचीन ग्रंथ है ना वो वेद माना जाता है, ठीक है। और इसके संकलनकर्ता जो हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास का नाम आपने कई जगह सुना होगा। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ है वो वेद माना जाता है और जिसके संकलनकर्ता किसको कहा जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। और देखिए इन्हें अनादि और अपौरुषेय माना जाता है। वेद जो हैं उनके बारे में माना जाता है कि अनादि हैं और अपौरुषेय हैं। अनादि का मतलब क्या हुआ? इनकी शुरुआत का कोई समय नहीं है, मतलब ये कब रचित हुए थे इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब ये हमेशा से थे, ऐसा कहा जाता है कि ये हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। अनादि जिसकी कोई शुरुआत ना हो, यानी ये हमेशा एग्जिस्ट करते थे, ये हमेशा से थे, ठीक है। अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत का पता ना हो, यानी ये हमेशा से थे, इसको कहते हैं अनादि। और अपौरुषेय का मतलब होता है इसे ना तो व्यक्ति ने मतलब मानव ने लिखा है ना ही देवता ने लिखा है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसे ना तो व्यक्ति ने लिखा है ना ही देवता ने लिखा है, इसलिए इसे अपौरुषेय माना जाता है। देखिए ये जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे ना इसके केवल संकलन करता थे, इसको संकलन किया था, ठीक है। अर्थात इनका अस्तित्व जो है हमेशा से था। इसके संकलन व विभाजन करता, देखो संकलित किया और 4 पार्टों में विभाजन करता जो थे वो वेद व्यास जी थे। तो क्या मतलब हुआ कि देखिए भारत का जो सर्वप्राचीन ग्रंथ है वो वेद है। वेद अनादि माना जाता है, मतलब ये हमेशा से रहा है, ठीक है। और अपौरुषेय माना जाता है, मतलब इसे किसी व्यक्ति या किसी देवता ने रचित नहीं किया था ये, ठीक है। किसकी रचना है इसके बारे में नहीं कहा जाता है, इसलिए इसे अपौरुषेय माना जाता है, ठीक है। इनका केवल जो संकलन है और जो विभाजन करता है वो हैं वेद व्यास जी, ठीक है। तो कहीं भी आएगा तो इनके विभाजनकर्ता या संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास हैं, ठीक है। अब वेदों के बारे में जान लेते हैं। देखिए वेद 4 हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। इसको याद कैसे करेंगे? RYSA, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्रम से हैं, ठीक है। RYSA, R मतलब ऋग्वेद, Y यजुर्वेद, S सामवेद, A अथर्ववेद, ठीक है। तो हमने बताया था कि पूरे वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आरंभिक वैदिक काल, ठीक है, या प्रारंभिक वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक, यानी अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका समय 1500 BC से 1000 BC माना जाता है। और उसके दूसरा पार्ट जो है वो है उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, यानी लेटर वैदिक पीरियड, जिसका समय कब से कब तक है? 1000 BC से 600 BC। मैंने इन दोनों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय कंपैरिजन से पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो इधर पर सबसे पहला घटक होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे उससे रिलेटेड आरंभिक वैदिक काल की या ऋग्वैदिक काल की सारी इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की इन्फॉर्मेशन होगी उससे संबंधित। चलिए तो इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि आरंभिक वैदिक काल या जिसको ऋग्वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं, जिसका समय 1500 BC से 1000 BC था, वो है क्या, ठीक है। क्यों ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ठीक है, उस समय क्या हुआ था, ठीक। तो देखिए
जो आरंभिक वैदिक काल है या ऋग वैदिक काल है, इसका जो पूर्ण इतिहास है ना वो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, इसका जो इस वाले 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो काल है जिसको आरंभिक वैदिक काल कहते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आरंभिक वैदिक काल ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इसका सारा का सारा जो इतिहास है वो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद जो है ऋचाओं यानी पद्य का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान है, ऋचाएं हैं इसमें बहुत सारी यानी पद्य हैं। ठीक है, इसका क्रमबद्ध ज्ञान है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल ऐसे समझ लीजिए 10 चैप्टर हैं समझ लीजिए। ठीक, ईज की दृष्टि से मैं बता दे रहा हूँ कि 10 मंडल मतलब जैसे 10 चैप्टर और 1028 सूक्त हैं। सूक्त क्या होता है? देखिए सूक्त होता है मंत्रों का संग्रह। जैसे एक मंत्र, दो मंत्र, तीन मंत्र, चार मंत्र मिला करके मान लीजिए बहुत सारे मंत्र हैं जिन जो मिला करके एक कंप्लीट वो बनाते हैं, उनको ही सूक्त बोलते हैं। मतलब मंत्रों का संग्रह, कई सारे मंत्रों का संग्रह करके एक सूक्त बनता है। तो इसी तरह 1028 सूक्त हैं, मतलब मंत्रों का जो कंप्लीट संग्रह होता है एक एक करके 1028 सूक्त हैं और मंत्र तो इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें जो 10 मंडल यानी 10 चैप्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो 2 से 8 वाला मंडल है, मतलब 2 से लेकर के 8 वाला मंडल जो है उसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। ठीक है, 2 से जो 8 वाला मंडल है उसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि यह सप्तऋषियों द्वारा रचित है। ठीक है, सप्तऋषियों द्वारा रचित है, कई लोग बताते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपौरुषेय और अनादि है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि संभवतः सप्तऋषियों ने इनकी रचना की थी, इसलिए इसे सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, और जो 2 से 7 मंडल है, यानी देखिए 2 से 8 मंडल कौन सा मंडल है? सप्तऋषि मंडल है, सप्तऋषियों द्वारा रचित है। और जो 2 से 7 मंडल है वो एकदम प्रारंभिक भाग है, यानी शुरुआत में वही क्या कहते थे। ठीक है, शुरुआत में उन्हीं का संकलन हुआ। और एक जो है और 10वां मंडल और पहला मंडल जो है एकदम सबसे नवीन भाग है, यानी सबसे अंत में, मतलब जो अभी सबसे नवीन भाग है, जो सबसे अंत में संकलित किए गए। ठीक है, इसमें आर्यों की जो है राजनीतिक प्रणाली, इतिहास व ईश्वर महिमा का उल्लेख है। ठीक है, और ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त है। ठीक है, उसमें क्या है? पुरुष सूक्त का है। ठीक है, तो मैंने बताया कि सूक्त क्या होता है? जो मंत्रों का संग्रह होता है उसी को सूक्त कहते हैं। तो जैसे 10 चैप्टर हैं, मान लीजिए 10 मंडल 1 2 3 4 करके, तो ये जो 10वां मंडल है इसमें जो पुरुष सूक्त है, मतलब कई सूक्तों में मंत्रों का संग्रह एक सूक्त हो गया, दूसरे कई मंत्रों का संग्रह दूसरा सूक्त, ऐसे करके जो पुरुष सूक्त है उसमें क्या है? 4 वर्णों का उल्लेख है। ठीक है, पहली बार जो वर्ण का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, उसमें क्या है? उसमें एक विराट पुरुष के बारे में बताया गया है, विराट पुरुष के बारे में, जिसको माना जाता है कि वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, और ये बताया जाता है कि जो 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण किसको कहते हैं? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण हैं उस विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए। ठीक है, मुख से उत्पन्न होने का मतलब, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो मुख से ही सारी ज्ञान की वाणी कहते थे, इसलिए जो हैं उनके मुख से निकले हैं, मतलब ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। ठीक है, क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं, भुजाएं मतलब उनके भुजाओं से क्या कहते हैं? क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, मतलब भुजा ही सबकी रक्षा करती है, तो मतलब ये जो है रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, वैश्य जो है जंघा से उत्पन्न हुए हैं। जंघा पे सारे शरीर का भार होता है, यानी ठीक है, तो जो वैश्य को माना गया है वो पालन पोषण करने वाले होते हैं। ठीक है, यानी सारा जो पालन पोषण का भार होता है उन पर होता है। और शूद्र जो है वो चरणों से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ऋग्वेद में केवल इनका उल्लेख है। ठीक है, वर्ण बहुत ज़्यादा बटे नहीं थे। ठीक, उस समय जो था, जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, वो किसके? क्वालिटीज़। ठीक है, आपके क्वालिटीज़ के आधार पे थी। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था थी ना, कहीं कहीं उस समय रंग के आधार पे और उनकी विशेषताओं के आधार पर ही क्या कहते हैं
उस समय वर्ण माना जाता था। तो इसका मतलब वर्ण जो व्यवस्था थी वो बहुत वो नहीं थी, एकदम लीथल नहीं थी, ठीक है, बहुत ही शुरुआती अंश था, ठीक है। और इसके जो तीसरे मंडल में है वो गायत्री मंत्र है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ठीक। तो जो है आरंभिक वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका सारा इतिहास ऋग्वेद से मिलता है, इसलिए ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अब ऋग्वेद क्या है? पद्य का क्रमबद्ध ज्ञान है जिसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सूक्त क्या होते हैं? मंत्रों का संग्रह होता है। 2 से जो 8वां मंडल है वो सप्तऋषि मंडल माना जाता है, मतलब सप्तऋषियों द्वारा रचित माना जाता है। और जो 2 से 7 मंडल है वो एकदम शुरुआती भाग माने जाते हैं। और 1 से 10 मंडल जो है सबसे नवीन भाग माना जाता है। इसमें आर्यों के बारे में उल्लेख है, ठीक। और इसका जो 10वां मंडल है उसमें जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि एक विराट पुरुष यानी जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं उनसे उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण मुख से ब्रह्मा जी के, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र जो है चरण से उत्पन्न हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और तीसरे मंडल में इसके जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का उसमें गायत्री मंत्र है, ठीक है। लेकिन देखिएगा वर्ण व्यवस्था क्या थी उस समय? वर्ण व्यवस्था ऐसा नहीं था कि वर्ण व्यवस्था बहुत लीथल थी, ना, उस समय वर्ण व्यवस्था के शुरुआती अंश थे। उस समय किसके? क्वालिटीज़ के आधार पे, क्वालिटीज़ यानी आपके कार्य के आधार पे कहीं कहीं वर्ण का विभाजन किया गया है और कहीं कहीं वर्णों को जो है उनके रंगों के आधार पर भी माना गया है ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। देखिए अब उत्तर वैदिक काल में ही सामान्य जानकारी दे देते हैं। देखिए ऐसे कंपैरिजन से बताते रहेंगे ना तो आपको बहुत इजी होगा। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। उत्तर वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋग वैदिक काल जब समाप्त हुआ उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इस काल की जानकारी के स्रोत बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस काल की जानकारी, उत्तर वैदिक काल की जानकारी कई सारे स्रोतों से मिलती है। सबसे पहला यजुर्वेद से, सामवेद से और अथर्ववेद से, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ से, आरण्यक से और उपनिषद से, इनके सब के बारे में धीरे धीरे हम बात करते जाएंगे। देखिए इस वाले जो है आरंभिक वैदिक काल का पूरा इतिहास ऋग्वेद से मिलता है और उत्तर वैदिक काल का जो पूरा इतिहास है वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये अथर्ववेद है, यहाँ पर अथर्ववेद से मिलता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बारे में। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद क्या होते हैं? देखिए यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ऋग्वेद केवल पद्य में था, ठीक है। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें क्या किया गया है? इसमें यज्ञों के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है। यज्ञ कैसे किया जाता है उसके लिए नियम है, ठीक। और सस्वर पाठ के लिए मंत्र हैं, इसमें बहुत सारे मंत्र हैं कि सस्वर पाठ कैसे किया जाता है उसके लिए मंत्र हैं। और बलि के नियमों का वर्णन है, ठीक है, बलि के नियमों का वर्णन है। तो यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में है, यज्ञों के लिए नियम हैं इसमें और सस्वर पाठ के लिए मंत्र हैं और बलि के नियमों का वर्णन है। सामवेद, सामवेद का अर्थ क्या है? देखिए सामवेद जो हैं, साम का अर्थ होता है गान, ठीक है। अर्थात जो सामवेद में क्या है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र हैं, ठीक है। तो सामवेद में क्या है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र हैं और इस सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्व से अ से याद रखिएगा, आ से औषधि। इसमें औषधि का सबसे पहले उल्लेख किया गया है, ठीक है, औषधि का सबसे पहले उल्लेख किया गया है और जादू टोना व अंधविश्वास का वर्णन है इसमें, ठीक है। अथर्ववेद ये चारों क्या कहते हैं? वेद की आपकी विशेषताएं हो गई। अभी मैंने बताया कि जो लेटर वैदिक पीरियड है यानी उत्तर वैदिक काल के जो बारे में पता लगता है वो इन 3 वेदों और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से मिलता है। ब्राह्मण है क्या? ठीक है, देखिए ब्राह्मण क्या है? ये जाति वाला ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं। ब्राह्मण जो उस समय कहे जाते थे क्या? जो वेद की व्याख्या करने के लिए जो लिखे गए गद्य थे, जो ये जो 4 RYSA वेद है ना, इनकी जो व्याख्या करने के लिए कुछ गद्य लिखे जाते थे, ठीक है, क्योंकि सबके समझ में आना बहुत मुश्किल था ये, तो इनकी जो व्याख्या करने के लिए जो गद्य लिखे गए हैं उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो है वेद के लिए, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण है, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण है, ठीक।
प्रत्येक वेद जो हैं उनको व्याख्यात करने के लिए गद्य लिखे गए हैं। तो 4 वेद हैं, तो इसका मतलब उनके लिए अलग अलग ब्राह्मण लिखे गए उनको समझाने के लिए। और उन्हीं ब्राह्मणों में एक शतपथ ब्राह्मण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस इसको बता दे रहा हूँ, आगे बहुत डिटेल में सब बताऊँगा। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। और आरण्यक क्या है? आरण्यक क्या है? आरण्यक जो है वन में लिखी गई पुस्तकें जो हैं उनको आरण्यक बोलते हैं। कई बार ऐसा डायरेक्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो आरण्यक क्या है? वनों में लिखी गई पुस्तकें हैं। और उपनिषद क्या है? देखिए, उपनिषद जो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, ठीक है। बहुत सारे दर्शन भारत में हुए, उन पर आधारित जो पुस्तकें हैं, ठीक है, उनको उपनिषद कहते हैं। बहुत जगह अलग अलग दिए गए हैं, जनरली इन्हें 108 माना जाता है, जिसमें मुंडको उपनिषद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुंडको उपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है। ये बहुत बार आता है। देखिए, उपनिषद क्या है? दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, जिसमें मुंडको उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है सत्यमेव जयते का वर्णन है, ठीक है। तो देखिए क्या था ये, आरंभिक वैदिक काल के बारे में पूरा जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए ऋग्वेद के बारे में जाना। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है, और ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद से मिलती है, इसलिए हमने इनके बारे में भी जाना। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद या से याद रखिए, यज्ञों के लिए है, या यज्ञों के लिए नियम है, इसमें सस्वर पाठ के लिए मंत्र हैं और बलि के नियमों का वर्णन है। सामवेद क्या है? साम का अर्थ होता है गान, तो इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र हैं, और इसको संगीत का जनक, सा से समझिए संगीत, याद रखिएगा। देखिए, या से तो यज्ञों का नियम है, सा से संगीत का जनक है, ठीक है। और अथर्ववेद, आ से औषधि का वर्णन है इसमें, और जादू टोने का है। ब्राह्मण क्या होते हैं? वेदों की व्याख्या करने के लिए लिखे गए गद्य होते हैं, ठीक है। प्रत्येक के लिए, प्रत्येक जो वेद हैं उनके लिए अलग अलग ब्राह्मण है उनको समझने के लिए। और शतपथ ब्राह्मण जो है इंपॉर्टेंट है, उसमें पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। आरण्यक क्या है? वनों में लिखी पुस्तकें हैं। और उपनिषद क्या है? दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, जो 108 मानी जाती हैं, जिसमें मुंडको उपनिषद सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मुंडको उपनिषद है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा घटक है? नेक्स्ट घटक, अब हम लोग इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनका विस्तार कहाँ था, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी आर्थिक व्यवस्था थी। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वैदिक काल यानी आरंभिक वैदिक काल, समझ रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड। इसका विस्तार, इनका विस्तार कहाँ कहाँ था, ठीक है। देखिए, तो आर्यों का निवास स्थल जो था सप्त सैंधव क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। सप्त सैंधव क्षेत्र, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल का जो विस्तार था, उनके ऋग्वेद के हिसाब से सप्त सैंधव क्षेत्र माना गया है, जिसका सप्त सैंधव, सप्त मतलब 7, सैंधव मतलब नदी का क्षेत्र माना गया है, ठीक है। और 7 नदियों का क्षेत्र, ये 7 नदियाँ कौन सी थी? सिंधु थी, सरस्वती थी, सतुद्री का ही नाम सतलज है, विपाशा थी, जो उस समय विपाशा आज व्यास नाम है, परुषणी रावी नदी है जिसका आज नाम है, वितस्ता उस समय नाम, झेलम आज नाम है, और अस्किनी चेनाब, ठीक है। ये सप्त संधव का क्षेत्र था, ये आर्यों का निवास स्थल था ऋग्वैदिक काल के, ठीक है। और प्लस अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा, इन सब जगह पे वो लोग फैले हुए थे, ठीक है। तो जो आर्य कहाँ थे? वो सप्त सैंधव क्षेत्र यानी 7 नदियों के क्षेत्र में निवास करते थे, और प्लस अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ये उनका क्षेत्र माना गया है। अब देखिए, जो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जो ना, सिंधु नदी मानी गई है सबसे महत्वपूर्ण नदी, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है? सिंधु नदी। महत्वपूर्ण है, पवित्र नदी नहीं मानी गई सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार उल्लेख है। सबसे जो पवित्र नदी मानी गई है वो है सरस्वती, ठीक है। इसी का प्राचीन नाम है देवीतमा, ठीक है, सरस्वती देवीतमा, ठीक है नाम। और ऋग्वेद में गंगा नदी जो है इसका उल्लेख 1 बार है केवल, ठीक है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, ठीक। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका निवास स्थल कहाँ था? सप्त सैंधव क्षेत्र यानी सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, विपाशा, परुषणी, वितस्ता और अस्किनी मतलब सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, और प्लस अफगानिस्तान का क्षेत्र, प्लस पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र, ठीक है, ऊपरी स्थल पे, ठीक। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु थी, सबसे ज़्यादा उल्लेख इसी का है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, देवीतमा नाम है इसका। और ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है केवल, जबकि जमुना नदी का 3
3 बार उल्लेख है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ठीक है, देखिए आप लोग परेशान मत होइए, इसकी PDF जी ना हम दे देंगे आपको, आप पहले एक बार बस समझ के चलिए ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल का विस्तार कहाँ था। उत्तर वैदिक काल का विस्तार कहाँ कहाँ था। देखिए ये तो था ही, लेकिन इस समय इसका प्रसार इतना तो था ही, ये जो ऋग वैदिक का था इतना तो था ही, प्लस कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना के उत्तरी भाग तक आ गया था। मतलब ये क्षेत्र तो था ही, ऋग वैदिक काल का जो क्षेत्र था पूरा था ही, प्लस यहाँ पर भी आ गया था, यानी दिल्ली, कुरुक्षेत्र व गंगा यमुना के उत्तरी भाग तक आ गया था। और पश्चिमी गंगा घाटों को आर्यव्रत कहा जाता है। आर्यव्रत नाम सुना है ना, तो ये पश्चिमी गंगा घाटों को आर्यव्रत कहा जाता था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसका सामाजिक स्थिति पढ़ते हैं। देखिए ये वाला कौन सा है, ये ऋग्वैदिक का है, ऋग्वैदिक काल का, और ये उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इस समय जो तो समाज था ना वो पितृसत्तात्मक समाज था, यानी जो पिता होता था वही परिवार का मुखिया होता था, यानी पितृसत्तात्मक परिवार, यानी परिवार का जो मुखिया होता था वही पिता होता था। अभी भी पितृसत्तात्मक समाज है, और जो परिवार का मुखिया था पिता ना, उसको कुलप कहते थे उस समय, यानी परिवार जो था उसका मुखिया पिता था, और पिता, ठीक है, उसे कुलप कहते थे। ठीक है, और परिवार कैसे थे, देखिए जब ये मुखिया हुआ ना, इसका मतलब परिवार क्या थे, संयुक्त परिवार होते थे। ठीक है, संयुक्त परिवार होते थे। देखिए उस समय महिलाओं को उचित सम्मान प्राप्त था, सबसे अच्छी कंडीशन में थे ऋग्वैदिक काल में महिलाएं, क्योंकि उस समय बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, ये कटा हुआ पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, शिक्षा थी, यानी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त थी, बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, पर्दा की प्रथा नहीं थी। कितनी अच्छी कंडीशन थी जो आज भी नहीं मिल पाती है लोगों को। ठीक है, और बताया था मैंने कि वर्ण व्यवस्था के चिन्ह थे, क्योंकि पुरुष सूक्त में वर्ण के बारे में लिखा गया है, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। मैंने बताया ना आपको कि इस समय क्या था, उनके दायित्वों यानी क्वालिटियों के आधार पर ही उनके वर्णों का विभाजन हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, और कहीं कहीं रंगों के आधार पर भी वर्णों का विभाजन हुआ था। ठीक है, और देखिए समाज का जो विभाजन था वो 2 पार्ट में था, एक आर्य थे और एक गैर आर्य थे। ठीक, आर्य और गैर आर्य। गैर आर्य को 2 पार्टों में बांटा गया, एक दास थे और एक दस्यु थे। ठीक, मतलब ये इनके लिए कार्य करते थे। गैर आर्य जो थे वो 2 पार्टों में थे, दास थे और दस्यु थे। ये आर्यों के लिए काम करते थे, और आर्यों का जो दासों के प्रति बहुत नरम रवैया होता था, लेकिन दस्युओं के प्रति कठोर रवैया था। ठीक, तो इसका मतलब दास प्रथा तो थी, लेकिन जब नरम थी ना तो इसका मतलब बहुत कठोर नहीं थी। ठीक है, दास प्रथा तो थी लेकिन कठोर नहीं थी। तो जब वर्ण व्यवस्था के चिन्ह नहीं थे, इसका मतलब बहुत हद तक समतावादी समाज था। ठीक है, समानता, बहुत हद तक समतावादी समाज था, तो बहुत हद तक समतावादी समाज था। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल था वो कैसा था, देखिए पितृसत्तात्मक थे, यानी पिता जो है मुखिया होता था और उसे कुलप कहते थे, यानी संयुक्त परिवार होता था, महिलाओं को उचित सम्मान प्राप्त था, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, शिक्षा थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के चिन्ह थे लेकिन बहुत लीथल नहीं था, बहुत बहुत थोड़ी सी थी। समाज का विभाजन 2 पार्टों में था, आर्य और गैर आर्य। ठीक है, आर्य और गैर आर्य। गैर आर्य 2 पार्टों में बंटते थे, दास और दस्यु में। दासों के प्रति आर्यों का रवैया अच्छा था, दस्युओं के प्रति थोड़ा सा कठोर था। इसका मतलब आर्यों के जो थे वो दास हुआ करते थे, लेकिन दास प्रथा तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर नहीं थी। तो इसका मतलब जब वर्ण व्यवस्था के चिन्ह नहीं थे तो काफ़ी हद तक ये क्या था, समतावादी समाज था। ठीक है, समतावादी समाज था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या था, देखिए पितृसत्तात्मक समाज यहाँ भी था, उत्तर वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक समाज, यहाँ भी पितृसत्तात्मक, यहाँ भी पितृसत्तात्मक, लेकिन यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास हो गया था। ठीक है, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास हो गया था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास हो गया था, और महिलाओं की स्थिति यहाँ पे बड़ी अच्छी थी ऋग्वैदिक में, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की स्थिति थोड़ा खराब हो गई। बाल विवाह हालांकि अभी भी नहीं था, बाल विवाह अभी भी नहीं था, इस रेफरेंस में ठीक थी, पर्दा प्रथा अभी भी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ कम हो गई, वो क्या थी, यहाँ पे शिक्षा थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन
उत्तर वैदिक काल में शिक्षा नहीं थी महिलाओं के लिए, इसका मतलब उनकी स्थिति जो है खराब हो गई थी। ठीक है, और इस समय जो देखे वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास हुआ। ठीक है, तो जो ऊपरी 3 वर्ण थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको द्विज कहते थे। ठीक है, द्विज। ठीक है, द्विज क्यों कहा जाता था? वो 2 बार, अर्थात उनके बारे में माना जाता है कि वो 2 बार जन्म लेते हैं। ठीक है, द्विज कहते थे, उनके बारे में माना जाता है कि वो 2 बार जन्म लेते थे। और ऊपरी 3 वर्ण ना, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार जानते हैं, जो पवित्र धागा धारण करना होता है, देखे होंगे आप, उपनयन संस्कार, पवित्र धागा धारण किया जाता है। ठीक है, जनेऊ जिसको कहते हैं, तो उपनयन संस्कार धारण करने के अधिकारी थे। तो जो ऊपरी 3 वर्ण थे उनको द्विज कहते थे। ये 2 बार जन्म लेते हैं ऐसा माना जाता है। और केवल ऊपरी 3 वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और वैश्य, इनको तीनों को उपनयन संस्कार यानी पवित्र धागा धारण करने का अधिकार था। ठीक है, इस समय व्यवसाय जो है और कार्य आनुवांशिक होने लगे। मतलब देखिए यहाँ पर वर्ण का मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे अब जन्म के आधार पे वर्ण डिसाइड होने लगा। यहाँ पे उनके क्वालिटीज़ यानी विशेषताओं के आधार पर होता था, लेकिन यहाँ पर जो है वर्ण उत्तर वैदिक पीरियड में जो वर्ण है ना, वो जन्म के आधार पर, मतलब ऋग वैदिक काल में गुण के आधार पर था और यहाँ पर जन्म के आधार पर वर्ण डिसाइड होने लगा। ठीक है, और जो व्यवसाय यानी कार्य थे वो आनुवांशिक होने लगे, मतलब नाई के घर सारे के सारे लोग नाई का ही कार्य करेंगे ऐसा। ठीक है, ठीक। और देखिए ऐतरेय ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण मैंने बताया था पहले क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण है, जो उसमें इनके कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, जो आनुवांशिक कार्य होने लगे ऐतरेय ब्राह्मण में उनका उल्लेख है। ठीक, तो नेक्स्ट है इसी में देखिए, इसी उत्तर वैदिक काल में जब एक वर्ण व्यवस्था बहुत तगड़ी हो गई तो गोत्र का उदय हुआ। ठीक है, गोत्र का उदय हुआ, लेकिन पहले गोत्र का अर्थ क्या हुआ करता था? वह स्थान जहाँ समुचित कुल का गोधन एक साथ रखा हुआ था। ठीक है, मतलब जो पशु थे वो जहाँ पर एक साथ रखे जाते थे उसी को गोत्र कहा जाता था। ठीक है, ये जहाँ पर समुचित कुल, पूरे कुल का गोधन एक साथ रखा हुआ होता उसको गोत्र कहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, गोत्र ना अर्थ एक मूल पुरुष के वंशजों का हो गया, मतलब जैसे एक का बेटा उसका बेटा बेटा, ये गोत्र हो गया। जो मूल पुरुष जो था उसके गोत्र आगे वाले बच्चों में जुड़ने लगे। ठीक है, और इसी काल में 4 पुरुषार्थ यानी 4 लक्ष्य, जानते हैं ना, 4 आश्रम का वर्णन जाबालो उपनिषद में प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी किससे? ब्राह्मण से, उपनिषद से मिलती है। तो यहाँ पर जो एक उपनिषद था उसका नाम था जाबालो उपनिषद, उसी में 4 लक्ष्य के लिए 4 आश्रम सुने हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसके जो हैं लिखे प्राप्त हुए। ठीक है, तो 4 पुरुषार्थ यानी 4 लक्ष्य और उसके लिए 4 आश्रम का वर्णन किस में है? जाबालो उपनिषद में प्राप्त हुआ। देखिए सबसे पहला क्या कहते हैं, लक्ष्य क्या था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ज्ञान के लिए 25 साल तक ज्ञान के लिए जो है आश्रम में रहते थे। फिर दूसरा क्या है, दूसरा आश्रम क्या था? गृहस्थ, धन व संतान के लिए 25 से 50। फिर 50 से 75 वानप्रस्थ यानी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हुआ करता था। और जो 75 से 100 है वो है संन्यास के लिए यानी मोक्ष के लिए। ठीक है, तो 4 लक्ष्य के लिए 4 आश्रम का वर्णन मिला है किसमें? जाबालो उपनिषद में। वो चारों कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो ऋग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? ऋग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति ये थी, और ये उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक स्थिति के बारे में सबसे पहले ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, कबीली वाला सिस्टम था, कबीलाई सिस्टम, मतलब एक ग्रुप के लोग एक उसमें रहते थे, इनको कबीला कहते थे। ठीक है, अर्थात यह लोग समूह में रहते थे जो कि समान ताकत के मालिक थे, मतलब एक कबीला अपने तरह का ताकत रखता था, दूसरा कबीला भी उसी प्रकार की ताकत रखता था। ठीक है, समूह में रहते थे, उसी को कबीला कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पे कैसा व्यवस्था थी, देखिए राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। देखिए कुलप जानते हैं ना, जो घर का मुखिया होता था, उसी पिता होता था, उसी को कुलप कहते थे, यानी वो एक कुल का मालिक होता था। पूरे कुल का मालिक जो था कुलप कहलाता था। ठीक है, और कई परिवार, ये मतलब एक परिवार हुआ। ठीक है, कुल एक परिवार हुआ, उसका मुखिया क्या था? कुलप था। कई परिवार को मिलकर गांव बनता था। ठीक है, गांव
यानी ग्राम, ग्राम का क्या कहते हैं, मुख्य जो था वो क्या था, ग्राम का जो हेड होता था उसको ग्रामीण कहते थे। कई ग्रामों को मिल करके एक विश बनता था, विश, ठीक है। जैसे कई गांवों को मिला करके अपने यहाँ अभी क्या बनता है, मान लीजिए तहसील बनती है, मान लीजिए आप, ठीक है। वैसे तो मौजा बनता है लेकिन बड़ी स्तर पे समझ लीजिए तहसील बनती है। तो जैसे अभी तहसील है वैसे वहाँ विश होती थी, ठीक है, उसको विश कहते थे। और उसका जो मुखिया होता था यानी हेड होता था उसको विशपति कहते थे। और कई विश को मिला करके जन बनता था, यानी जैसे अभी समझ लीजिए कई तहसीलों को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बन जाए, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट बन जाए या जिला बन जाए, जैसे जिला टाइप का जो सिस्टम था उसी को जन बोलते थे। उसका जो मुखिया था वो राजन होता था, ठीक है। और यही जो है पूरा जन, यही कबीला होता था, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले छोटे छोटे परिवार, एक परिवार को कुल कहते थे, उसका मुखिया कुलप। कई परिवारों को मिला करके एक गांव बना, गांव का मुखिया ग्रामीण। कई गांव को मिला करके एक क्या कहते हैं वो बना विश, विश का मुखिया विशपति, जैसे अभी तहसील। और कई विशों को मिला करके एक जन, जैसे अभी अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट या राज्य भी मान सकते हो, ठीक है। तो उसके मुखिया को राजन कहते थे, ठीक है। उस समय राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रणाली थी, मतलब राजशाही भी थी कहीं कहीं पर क्या था, डेमोक्रेसी भी थी, ठीक है। जहाँ पे जो उसका मुखिया था चुन के आता था, और कहीं कहीं पे राजा मतलब पारिवारिक था, ठीक। राजन के पास कोई, जो राजन यानी कबीले संगठन का मुख्य होता था, उसके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, ठीक है, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। वो सभा और समिति के माध्यम से राजन का कार्य करता था, ठीक है। उसको जो असिस्ट करने के लिए सभा होती थी और समिति होती थी। सभा थोड़ी संख्या में लोग रहते थे, और समिति जो होती थी बड़ी होती थी, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। तो जैसे अभी सभा समझ लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। समिति समझ लीजिए पूरी लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि काफ़ी जो थोड़े से लोग मिल करके जब उसको असिस्ट करें तो सभा हुई, ठीक है, जैसे मंत्रिपरिषद। समिति मतलब जैसे पार्लियामेंट, पूरे लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तो बड़ी थी, ठीक है। और देखिए जो राजन होता था ना, उसी समय देखिए दसराज का युद्ध हुआ था, याद है, दसराज का युद्ध राजा सुदास व 10 जनों यानी 10 कबीली संगठनों के मध्य हुआ, जिसमें भरत जन, ठीक है, राजा सुदास जो थे वो भरत जो कबीलाई संगठन के मुखिया थे उन्हीं, ठीक है, भरत जन यानी भरत कबीलाई यानी भरत जन थे, वही राजन भरत जन यानी उसके मुखिया थे, राजन कहा जाता था इनको। वो सुदास थे, तो इनकी विजय हुई, ठीक है। तो जो इनकी विजय हुई थी ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और एक देख लीजिए बलि, बलि क्या था उस समय, एक स्वैच्छिक कर था, बलि एक कर था, ठीक है, आप बलि से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। वैदिक काल में बलि एक स्वैच्छिक कर था जो राजा को सुरक्षा के बदले उसके प्रजा देती थी, ठीक है। राजन को जो है बलि दिया जाता था, बलि वो मतलब ये नहीं, एक कर था ये पैसों वाला, ठीक है, जो क्या कहते हैं राजा को सुरक्षा के बदले दिया जाता था, कुछ भी सामान वामान में इसके फॉर्म में दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई राजनीतिक स्थिति। देखिए यहाँ पर तो राजन ये कबीलाई संगठन थे, अब यहाँ पे क्षेत्रीय राजाओं और राज्यों का उदय हुआ। जो कबीला था ना वही बड़ा फॉर्म में जब हो गया तो राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। या फिर इस समय वो जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थी ना छोटी सी, अब बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं राज्य बन गए, जिनको राष्ट्र शब्द कहा जाने लगा, ठीक है। राष्ट्र जो कि प्रदेश का भी सूचक है, ठीक है। जैसे कई सारी डिस्ट्रिक्ट मिला के एक प्रदेश बन गया, तो उस समय ये प्रदेश का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो उस समय होते थे कई सारे बहुत बड़े बड़े जो जन होते थे, बहुत बड़े बड़े इलाके, उनको उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाने लगा, राष्ट्र कहा जाने लगा या प्रदेश भी कहा जाने लगा। और वो बड़े बड़े राजाओं के अंदर में आने लगे, जो क्षेत्रीय बहुत बड़े क्षेत्र के राजा होते थे, यानी राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। जैसे एक बार पंचाल पहले कबीला था, फिर बड़ा होकर के प्रदेश हो गया या राष्ट्र हो गया, ठीक है। तो जो बड़ा क्षेत्र था उसको राष्ट्र भी कहते थे या प्रदेश भी कहते थे, जो जनपद भी कहते थे। आज का डिस्ट्रिक्ट नहीं है वो, उस समय ये राष्ट्र को ही प्रदेश भी कहते थे या जनपद भी कहते थे, ठीक है। और राजा ना पूरी तरह से वंशानुगत हो गया, मतलब हेरिडेटरी हो गई, ठीक है, मतलब पूरी तरह से जन्म से आने लगा, मतलब राजा का बेटा राजा, ठीक है। और राजा कैसे काम करता था, 12 रत्नीन होते थे उसके साथ, सहायक कर्मचारी उसे शासन में सहायता करते थे। जैसे मंत्री परिषद आदि होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे उस समय 12 रत्नीन थे। ये उत्तर वैदिक काल में थे, ठीक है। इस समय सभा जो थी वह समिति कमजोर हो गई, क्योंकि 12 लोगों ने इसका जगह ले ली, तो जो सभा या समिति उस ऋग्वैदिक काल में थी वो छोटी हो गई, ठीक है। उनकी समिति जो है वो कमज़ोर पड़ने लग गई, ठीक है, वो बहुत शक्ति खोने लग गई थी लेकिन कमज़ोर पड़ गई, ठीक है। राजन जो है राजसूय
अश्वमेध यज्ञ आदि करते थे। और बलि जो है ना ये नियमित कर बन गया। तो ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था, स्वैच्छिक कर था, इस समय क्या है, नियमित कर बन गया। ठीक है, तो ये भी समझ चुके होंगे आप लोग। नेक्स्ट है, दो घटक और बचे हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आर्थिक स्थिति कैसी थी, ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति देखिए बहुत शुरुआती समय था, तो इस समय मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था, तो कृषि क्या थी, सेकेंडरी थी। ठीक है, तो पशुपालन था। ठीक है, तो इसका मतलब गाय वाय बहुत सारी होती थी, तो जो विनिमय यानी बार्टर सिस्टम था इस समय, मतलब एक अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं तो बार्टर सिस्टम के थ्रू ले सकते थे, तो विनिमय सिस्टम था। और गाय जो होती थी वो विनिमय का मुख्य साधन होती थी। ठीक है, गाय जो होती थी विनिमय का मुख्य साधन होती थी। ठीक, और लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, लोहे से परिचित नहीं थे, और गरीब अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था, तो कृषि द्वितीयक होगी। पशुपालन में गाय ज़्यादा होती हैं, तो उन्हीं के द्वारा बार्टर किया जाता था, यानी विनिमय किया जाता था। किसी से अनाज लेना है तो इसे गाय देते थे लोग, मतलब मुख्य यही साधन था। लोग लोहे से परिचित नहीं थे और गरीब अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति क्या थी, देखिए यहाँ पर लोहे की खोज हो गई थी, तो यहाँ पे कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया। क्यों, देखिए जो लोहे के यंत्र बने उससे लोगों ने जंगलों को साफ किया और कृषि करना स्टार्ट किया, तो कृषि प्राथमिक हो गई और पशुपालन द्वितीयक हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो समुद्री यात्रा हुई है वो वाणिज्य व्यापार के संकेत देती है। समुद्री यात्राओं के बारे में भी यहाँ पे संकेत है, मतलब जो वाणिज्य और व्यापार का संकेत देती है। सिक्का जो है अभी नियमित प्रचलन में नहीं चला था, यहाँ पे बार्टर सिस्टम था, और यहाँ पे सिक्का चला था बहुत कम, लेकिन नियमित प्रचलन नहीं था। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट घटक क्या है, धार्मिक। देखिए धार्मिक घटक जो है ये है, ऋग्वैदिक काल में क्या थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी। तो प्रकृति की पूजा की जाती थी, इसका मतलब मूर्ति पूजा नहीं थी। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं थी। ठीक है, और देवताओं का मानव रूप में पूजन, देखो प्रकृति के रूप में पूजन, जो देवता थे उनको प्रकृति का रूप माना जाता था, प्रकृति के रूप में माना जाता था। ठीक है, और मंत्रों का जाप और अनुष्ठान होता था, लेकिन किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन यानी स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए होता था। और सबसे ज़्यादा जो पूज्य देवता थे इस समय इंद्र थे, जिनका नाम पुरंदर भी कहा गया है। तो सबसे ज़्यादा पूजनीय देवता जो थे वो इंद्र थे, और दूसरे जो थे वो अग्नि थे। तो सबसे ज़्यादा पूजनीय देवता इस समय ऋग्वैदिक काल में कौन थे, इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहते हैं, और दूसरे अग्नि। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में देखिए यहाँ पर क्या थी, मूर्ति पूजा के उदाहरण मिलने लग गए। ठीक है, मूर्ति पूजा के उदाहरण मिलने लग गए, और जो अनुष्ठान के लिए ऋग्वैदिक काल में किसी स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ पर पुरोहित की ज़रूरत पड़ने लग गई। ठीक है, तो अनुष्ठान के लिए पुरोहित यानी स्किल्ड पर्सन होता था, उसकी आवश्यकता पड़ती थी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख देवता जो थे वो प्रजापति यानी आदि पुरुष हो गए। ठीक है, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में इंद्र या पुरंदर पहले थे देवता, और अग्नि जो सेकंड प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति या आदि पुरुष प्रमुख हो गए उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और इसी समय दो महाकाव्य की भी रचना हुई। जानते हैं कौन सी, एक था महाभारत, जिसका नाम पुराना नाम है जय संहिता, और दूसरा है रामायण। ये सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। तो दो महाकाव्य महाभारत और रामायण। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता, सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। ठीक, तो ये जो है पूरा आपका ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके साथ मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें भी डाली हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं। देखिए मैंने बताया है ना कि उस समय देवता और की पूजा होती थी, किसके, प्रकृति के रूप में। ठीक है, तो कुछ देवता हैं जिनकी उपासना की जाती थी, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इंद्र जो थे ना, इनकी पूजा किस, वर्षा या बादलों के देवता के रूप में की जाती थी। जानते हैं इंद्र, वो आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा कि इंद्र जो है वर्षा या बादलों के देवता हैं। वायु, तो वायु के ही देवता होंगे। अग्नि जो थे ये अग्नि के ही देवता थे। सूर्य जो थे, देखिए सूर्य की किरणें जीवन देती हैं, तो ऐसे मानिए कि सूर्य की किरणें जीवन देती हैं, तो जीवन स्रोत के देवता थे। ठीक है, रुद्र मतलब भगवान शिव है ना, गुस्से के यानी विनाश के देवता थे। ठीक है, रुद्र, ठीक है, रुद्र रूप धारण करते हैं ना, तो ऐसे याद रखिए कि विनाश के देवता थे रुद्र। अदिति देवताओं की माता थी। ठीक है, देवताओं की माता के रूप में मानी जाती। उषा जानते हैं ना, सुबह है, सुबह को उषा कहते हैं। ठीक है, उषा की लाली यानी प्रभात की देवी थी। वरुण जानते हैं ना, जल और नैतिकता का देवता माना जाता है इनको। विष्णु, ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य का एक पहलू माना जाते हैं उसमें। ठीक है, मारुति नंदन आप जानते हैं ना, हनुमान जी यानी पवन के देवता माने जाते थे मारुत।
पृथ्वी क्या थी, देखिए पृथ्वी में उर्वरता होती है, इसलिए उर्वरता की देवी मानी जाती थी। मैं आपको खाली ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए। अरण्यानी, देखिए ये वन की देवी थी। अरण्यानी, देखिए पीछे पढ़ा था आपने, अरण्यक यानी वनों में लिखे गए जो ग्रंथ थे, ठीक है। तो अरण्यानी क्या, वन की देवी थी। पर्जन्य, ठीक है, पर्जन्य भी वर्षा के देवता थे, ठीक है, बाद में नाम बदलते गए थे। प्रजापति दूसरे बाद में बदलते गए थे। प्रजापति जो थे इनको आदि पुरुष कहा जाता है, यानी सबसे पहले ये परम पिता परमात्मा माने जाते थे, ठीक है। और पूषण, ये शूद्रों के देवता माने जाते थे, पूषण शूद्रों के देवता, ठीक है। तो ये देवता और उपासना है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं। इंद्र, वर्षा बादल, वायु, वायु के देवता ज़्यादातर देखिए, अदिति देवताओं की माता, वर्षा उषा प्रभात की देवी, विष्णु सूर्य के एक पहलू माने जाते थे, और पर्जन्य यानी वर्षा के देवता, और ये प्रजापति परमपिता परमात्मा, ठीक है। देखिए बाद में क्या था कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में नाम मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज होते गए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, देखिए वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण और उपवेद और पुरोहित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप थक गए हों अभी तक के लेक्चर में तो प्लीज़ इसको दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेद है, उसके बाद ये संबंधित ब्राह्मण हैं, उपवेद हैं और पुरोहित हैं। देखिए वेद तो आप जानते हैं, ये 4 वेद हैं, ठीक है। ब्राह्मण क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण जो थे वेद की व्याख्या करने के लिए जो गद्य बनाए गए थे, मतलब ये जैसे मान लो ऋग्वेद है, उसको वैसे समझ पाना बहुत जटिल था, इसलिए उनकी व्याख्या करने के लिए कुछ गद्य की रचना की गई, उसको कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है। और उपवेद क्या कहते हैं, उपवेद मतलब जो ये वेद है ना, मान लीजिए ऋग्वेद है, उससे कौन सी चीज़ के बारे में ज्ञान हुआ, ठीक है, कौन सी शाखा निकली, यानी वेदों से निकली शाखाओं रूपी वेद ज्ञान, उससे कौन सी शाखा निकली, उसका जो है उसका ज्ञान जो होता है उपवेद कहलाता था, ठीक है। उसके किसके बारे में था, ऋग्वेद किसके बारे में था, उसी से जो रिलेटेड वेद ज्ञान था वो था उपवेद। और पुरोहित, पुरोहित किसको कहते थे, जो इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाला था, ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद। देखिए वेद क्या है, वेद तो वेद ही है। ब्राह्मण क्या है, ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद, RYSA को समझने के लिए जो गद्य बनाए गए थे अलग अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। उपवेद क्या है, इन जो वेदों से जो ज्ञान निकला, मतलब जिस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में ज्ञान निकला उसी का वेद ज्ञान होता है उपवेद। और पुरोहित जो इन वेदों को कहते थे या उच्चारण करते थे। तो चलिए देखिए, ऋग्वेद पहला वेद मान लीजिए, इससे संबंधित ब्राह्मण, मतलब इसकी व्याख्या करने के लिए कौन से गद्य थे, ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। आर ऋग्वेद, ए के, ठीक है, राग, ठीक है। ऋग्वेद, ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। इसका उपवेद मतलब इससे कौन सी शाखा निकली थी, इससे धनुर्वेद, इसका जो उपवेद था वो धनुर्वेद था, यानी युद्ध कला का जन्म हुआ इससे, ठीक है। और इस ऋग्वेद के पुरोहित, यानी ऋग्वेद का उच्चारण कौन करता था, उसको होत्र कहते थे या होतार कहते थे, ठीक है। जो भी व्यक्ति उसका उच्चारण करने वाला होता था उसको पुरोहित कहते थे, और सबके पुरोहित का नाम अलग अलग होता था। तो ऋग्वेद के पुरोहित का नाम होत्र और होतार। नेक्स्ट है सामवेद, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण क्या है, तांडय और षड्विश, ठीक है, STS, ठीक है। सामवेद, तांडय और षड्विश इसका ब्राह्मण है। और उपवेद क्या है, गंधर्व वेद, ठीक है, मतलब इससे संगीत का जन्म हुआ, ठीक है। तो गंधर्व वेद जो है संगीत का, इसका उपवेद है सामवेद का। और इसके पुरोहित यानी इसके उच्चारण करने वाले को, सामवेद के उच्चारण करने वाले को उदात्र कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, इसके ब्राह्मण कौन थे, इसका ब्राह्मण क्या था, मतलब इस यजुर्वेद को समझने के लिए जो गद्य रचना की गई थी उसको क्या कहते थे, एक तो तैत्तिरीय था, एक शतपथ था, ठीक है, YTS, ठीक है। और इससे इसका जो मतलब इससे कौन सी शाखा निकली थी, यजुर्वेद से स्थापत्य निकली थी, ठीक है। इसका जो उपवेद बनाया गया था वो स्थापत्य वेद बनाया गया था, ठीक है। और इसके पुरोहित का नाम अधर्व, ठीक है, अध्वर्य, हाँ ठीक है। और नेक्स्ट है अथर्ववेद, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण कौन है, एक ही गोपत है, इसका उपवेद है आयुर्वेद, यानी चिकित्सा का जन्म हुआ इससे, औषधि के बारे में बताया था ना। तो यही जो मतलब उससे अथर्ववेद से जो ज्ञान निकला है वो किस चीज़ के लिए है, और उसके बारे में जानकारी जिस भी चीज़ में रख दी जाती थी उसी को उपवेद कहते थे, ठीक है। और इसके जो पुरोहित हैं जनरली ब्रह्मा माना जाते हैं, ठीक है, ब्रह्मा कहा जाता था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अथर्ववेद का पाठ नहीं किया जाता है, NCERT में मिलेगा कि अथर्ववेद का पाठ नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट और भी इसमें चीज़ें मैंने कैटेगराइज की है,
बहुत सारे दर्शन, मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में दर्शन शास्त्रों से भी मिलता है। तो बहुत सारे दर्शन और आए इस समय अस्तित्व में उसके प्रतिपादक थे। मतलब जैसे मान लीजिए दर्शन क्या होता है, जैसे दर्शन क्या है, जैसे कोई फिलोसफर है उसने कोई अपना ज्ञान दिया और उसको ये क्या कहते हैं कैटेगराइज कर दिया गया, तो मतलब जीवन के बारे में जो ज्ञान दिया, जीवन और मोक्ष के बारे में, तो उसी को कहते थे दर्शन। और उसके होते थे एक उसको मतलब उसके एक प्रतिपादक भी होते थे। तो यहाँ पर मैंने मुख्य जो दर्शन थे उनको कैटेगराइज कर दिया है और उनके प्रतिपादक का नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा जरूर। तो सबसे पहला दर्शन सांख्य। सांख्य के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि, SK, सांख्य कपिल मुनि। दूसरा है योग। योग के कौन? पतंजलि। अब आजकल देखते होंगे ना, योग वाले जो बाबा हैं उनके गुरु पतंजलि थे, YP, ठीक है, योग पतंजलि। योग के प्रतिपादक वैशेषिक। वैशेषिक के प्रतिपादक कणाद, ठीक है। ये वैशेषिक होता क्या है इसके बारे में मैं कभी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम ओरिएंटेड रहें, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय। न्याय के क्या प्रतिपादक कौन थे? गौतम। मीमांसा, ठीक है, मीमांसा इसके प्रतिपादक जैमिनी थे। और वेदांत इसके प्रतिपादक थे बादरायण, ठीक है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, ठीक, और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, ठीक। तो सांख्य के प्रतिपादक कपिल मुनि, योग पतंजलि, वैशेषिक के प्रतिपादक कणाद, न्याय के प्रतिपादक गौतम, मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी, और वेदांत के प्रतिपादक बादरायण, ठीक है। और बस एक और टॉपिक बचा है वेदांग। मतलब वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, वो 6 हैं, ठीक है। उनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा मतलब ये वेदांग है, वेदों के अंग नहीं है, वेदों को भली भांति समझने के लिए जो हैं वो बनाए गए थे, उन्हें कहते हैं वेदांग। ये 6 हैं। सबसे पहला शिक्षा। शिक्षा मतलब पता है क्या होता है? कि जो वेद हैं उनके मंत्रों का सही उच्चारण करना, ठीक है, सही उच्चारण सीखना, ये है उसके पार्ट हैं। वेदांग यानी वेद के अंग नहीं है, ये वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या थी? शिक्षा, यानी उसके मंत्रों का सही उच्चारण होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा इसकी किसकी? मंत्रों के सही उच्चारण की। नेक्स्ट है निरुक्त, निर्युक्त, ठीक है। इसका मतलब शब्दों की उत्पत्ति का मतलब अर्थ का सही ज्ञान। मतलब आप किसी मंत्र को वो कह रहे हैं और उसका सही अर्थ का सही ज्ञान है कि नहीं है, तो ये है निरुक्त, उसको कहते हैं। छंद। नेक्स्ट है छंद। छंद यानी ये देखो संस्कृत के जो छंद लगे होते हैं ना, श्लोक में जो छंद लगे होते हैं यानी मात्रा और लिपि, उसका सही ज्ञान था, ये छंद कहते थे उसको। मात्रा और लिपि का सही ज्ञान उसको छंद कहते थे। ज्योतिष, खगोल विज्ञान की समझ है, तो ज्योतिष क्या कहा जाता था? जैसे भी अगर यज्ञ के लिए सही समय का चयन, मान लीजिए आप किसी भी वेद के थ्रू आप यज्ञ करा रहे हैं, तो उस यज्ञ के लिए सही समय का जो चयन होता था उसी को ज्योतिष कहते थे। व्याकरण, मंत्रों के उच्चारण में जो है भाषा का पालन करना जरूरी था, ठीक है। और कल्प, कल्प मतलब किस अवसर पर अनुष्ठानों का कौन सा अनुष्ठान किए जाना है, यानी किस अवसर के लिए कौन सी तरह की प्रथा अपनानी है। तो शिक्षा क्या थी? सही उसकी मंत्रों के सही उच्चारण, ठीक है। निरुक्त क्या था? अर्थ का सही ज्ञान जो पढ़ रहे हो। छंद क्या था? मात्रा और लिपि का ज्ञान। ज्योतिष क्या था? किस समय यज्ञ के लिए कौन सा समय सही होगा, ये ज्योतिष था, ठीक है। और व्याकरण क्या होता है? उसके मात्राओं का और मात्रों के उच्चारण में भाषा के नियम का पालन करना होता था। और कल्प जो होता था, कल्प क्या होता था? वो था किस अवसर पर किस तरह की प्रथा अपनानी है। तो देखिए ये यूनिट कंप्लीट हुई, थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन आप लोग इसको पेशेंसली पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।